बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और हम लोग कर रहे हैं जी अपनी फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स और आज हम स्टार्ट करेंगे जी अपना चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। और डायनामिक्स में चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1। ये एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह के जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस के लिए आपको नहीं दिए जाते, लेकिन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट भी कंसिडर किया जाता है, इसमें से हमारे पास फार्मूला वगैरह पूछ सकता है, उसमें से आपको कोएफिशिएंट वगैरह के बारे में पूछ लेगा। लेकिन हमारे पास बहुत इसको हाई लेवल पे इंपॉर्टेंट हम लोग नहीं कह सकते, बट लेकिन कुछ हद तक इसमें से कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो है वो प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने का तरीका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। पहले तो आज से 4-5 साल पहले तक की अगर देखा जाए तो और ऑब्जर्व भी किया जाए तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम था वो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, प्रिज्म, ग्लास स्लैब और हमारे पास जो फ्री फॉल मेथड, इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो था ना वो सिर्फ बेस कर रहा था। पता होता था कि इन्हीं 5-6 प्रैक्टिकल्स में से ही पूछा जाएगा और कोई 8वें 9वें प्रैक्टिकल में से कुछ आएगा नहीं। लेकिन क्योंकि अब जो है वो 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी हो चुकी है, कोई जो है वो हमारे पास रेफरेंसेस वगैरह से काम नहीं चलता। अब हमें परफॉर्म भी करना पड़ता है, अब हमें उन्हें रीडिंग्स नोट करके दिखानी भी पड़ती हैं, उन्हें स्पेशली प्रिज्म और ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट चेक भी करवाना पड़ता है। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर का आप लोगों का वो जीरो एरर भी चेक करके जाते हैं बहुत सारे सेंटर्स में, ताकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो गड़बड़ ना की हो। लेकिन क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ प्रैक्टिकल्स में अपनी करके आती हैं। तो आपके आसानी के लिए जी आपके साथ ये प्रैक्टिकल का एक सेशन छोटा सा स्टार्ट हुआ है और बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी तरह शेयर किया जाएगा। आपको जो है वो रीडिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको समझाया भी जा रहा है आपसे क्या पूछा जा सकता है, आप डायग्राम कैसे बनाओगे, राइट अप कैसे करोगे, सारी चीज़ें आपके साथ डे बाय डे लेक्चर वाइज आपके साथ शेयर हो रही हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज आप मेरे साथ देखोगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1। उसमें क्या कहता है जी, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे रिलेशन, आपने इन्वेस्टिगेट करना है बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्या फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपने क्या फाइंड करना जी, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसके दरमियान, वुडन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन दो चीजों के दरमियान आप डिटरमिन करोगे कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। इसका अगर एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें, आपके चैप्टर 3 डायनामिक्स में आपने काफ़ी सारे इस तरह से रिलेटेड दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशंस होती थी, जिसमें आप कैलकुलेट करते थे एफ और टी, इस तरह से फोर्स और टेंशन वगैरह की चीज़ें। ये उसी तरह का प्रैक्टिकल बेस्ड आपका है ये एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन क्या है, रेजिस्टेंस that an object encounters in moving over a surface. It is easier to drag an object over a glass than on a sandpaper. कहता है बिल्कुल अगर स्मूथ सरफेस होगी उसके ऊपर ड्रैग करना आसान होगा, जबकि एक थोड़ी सी खुरदरी टाइप आपके पास चीजें होंगी जिसमें हम आपके पास काफी ज्यादा बीच में रुकावट वगैरह होगी, अजीब खुरदारी से सरफेस होगी, उसमें आपको चीज को कोई घसीटना जो होगा वो मुश्किल होगा। The reason for this is that sandpaper exerts more friction as compared to glass. ये हमारा आ जाता है जी वाइवा कि किसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ग्लास का या सैंडपेपर का। तो क्या होता है जी, सैंडपेपर ज्यादा एक्सर्ट करती है फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू ग्लास। फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, जितना हम जोर से फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा फ्रिक्शन क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट मूव्स। This maximum friction force is called the maximum static friction, F maximum, और limiting friction, and is given by the formula। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है जी, एफ एस मैक्सिमम coefficient of friction मल्टीप्लाई बाय आर, जिसमें एफ एस को हम लोग क्या कहते हैं जी, एफ एस मैक्सिमम होता है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस को कहेंगे एफ एस मैक्सिमम, जो कि हमारे पास पैरेलल एक्ट कर रही होती है सरफेस पे इन कांटेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास ये जो होता है ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसे हम माइक्रो एस में लिखते हैं, और आर हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाता है। तो ये इसकी लेबलिंग हो जाती है। नीचे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वेयर माइक्रो एस इज द कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, the friction force Fs maximum act करती है parallel to the surface in contact and in the direction opposite to the motion of the object। नेक्स्ट आ जाते हैं जी मटेरियल रिक्वायर्ड पे। मटेरियल रिक्वायर्ड हमें चाहिए एक वुडन ब्लॉक, पेन वुडन सरफेस विद अ पुली, वेट बॉक्स, स्ट्रिंग, स्प्रिंग बैलेंसेस एंड अ पेन। नीचे हमारे पास इसकी आ जाती है जी एक फिगर, आप बनाएंगे जी एक टेबल
टेबल के ऊपर आपने प्लेस कर देना है जी एक वुड का ब्लॉक। एक हॉरिजॉन्टल आपने पहले एक अच्छी सी स्लैब रखी, स्मूथ सरफेस थी, उसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा वुडन का और साथ ही आपने क्या रख दिया, वेट रख दिया। और इस ब्लॉक के साथ क्या अटैच हुआ होता है, हमारे पास पुली अटैच हुई होती है और इस पुली के ऊपर से आप धागा डाल के क्या अटैच करते हो, ये पैन अटैच करते हो और इसमें वेट्स होते हैं। जितने जितने हम वेट डालते जाएंगे उतना उतना कितना कितना वजन से वो आगे आते ही जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास ब्लॉक ऑफ द वुड, ये चीज हम लोगों ने इनकाउंटर करनी है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। हम वो साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहते हैं द थ्रेड ऑफ अ टायर हैज अ ग्रूव पैटर्न ऑन इट्स सरफेस व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द रोड। Grooves are designed in such a way that if there is some water in between the tire and the road, it is swept between the grooves and hence friction between the tire and the road does not reduce much due to the presence of the water. Water की वजह से friction क्या होती है, थोड़ी सी reduce हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या कह रहा है, कहता है आपने सबसे पहले वेट फाइंड करना है ऑफ द वुडन ब्लॉक एंड ऑल्सो द पैन बाय स्प्रिंग बैलेंसेस। तो जो आपके इंस्टीट्यूट जो आपको प्रैक्टिकल फॉर्म पर करवा रहे होते हैं उनके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, उसके ऊपर आपने सिंपली रखना है वुडन ब्लॉक और उसका वेट लिख लेना है और मेंशन कर लेना है और साथ ही पैन का वेट भी आपने ऐड करना होगा। टाई द ब्लॉक एंड द पैन टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग, pass the string over a freely moving pulley which is clamped with the edge of the horizontal plane. The string between the pulley and the block should be horizontal. It should not touch the table. यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये आपका किसी भी सूरत यहाँ से गुजर के नहीं आना चाहिए, ये आपका पुली के ऊपर से गुजर के आना चाहिए, तभी आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म सही तरीके से होगा। Put a weight in the pan and tap the surface. Now gradually add more weights in the pan one by one and tap the surfaces each time. When the block just begins to slide, note the total weight. जैसे ही जिस वेट पे आपका जो ब्लॉक है ऊपर वाला ये आगे को मूव करना स्टार्ट कर, जब वो वेट आपने जो पैन में डाला है उसको मेंशन कर लेना। सपोज आपने 10 kg डाला, आपके पास नहीं आया, 2 kg और ऐड किया, 12 से नहीं हुआ, आपने 14 आ गया, तो आपने क्या किया जी, मेंशन कर लिया कि 14 kg पे हमारे पास ये स्लाइड करना स्टार्ट हो गया था। आपने रिपीट करना है इस तरह एक्सपेरिमेंट को बाय इंक्रीजिंग द वेट। रिकॉर्ड डाटा इन द टेबुलर फॉर्म और हम लोगों ने 100 ग्राम को किसके इक्वल लेना है, 1 न्यूटन के इक्वल लेना है। आपके पास सबसे पहले आ जाता है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में, सबसे पहले आपने मेंशन करना है वेट ऑफ द पैन, WS हमारे पास क्या आ जाता है जी, 0.1 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबुलर फॉर्म में डाटा जो हमने रिकॉर्ड करना है, वो है जी आपके पास सबसे पहला कॉलम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन आप बनाओगे वेट ऑफ द ब्लॉक, अपने वेट ऑफ द ब्लॉक कितना लिया, वेट प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक और उसके ऊपर वेट हमने जो ऊपर डायग्राम थी उसमें कितना रखा है वो मेंशन करना है। नॉर्मल एक्शन क्या हो जाता है, W1 प्लस W2, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम करेंगे तो R आ जाएगा। वेट प्लेस्ड इन द प्लान, नेक्स्ट आपने वेट रखा कितना उस पैन के ऊपर और फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से डिटरमिन हो जाएगी, W3 प्लस W4 से, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से डिटरमिन हो जाता है, माइक्रो एस और इक्वल्स टू FS ओवर R से। तो हमारे पास क्या होगा जी, सबसे पहले जब रीडिंग ली तो हमारे पास ब्लॉक का जो वेट था 0.6 रहा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमारा वेट ऑफ द ब्लॉक चेंज नहीं हुआ, वो 0.6 ही रहा। जबकि वेट प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक, सबसे पहले हमने 0.2 न्यूटन का जो है वो ब्लॉक रखा, ये हमने देखा ऊपर 100 ग्राम इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो इस हिसाब से हम लोगों के पास जो सबसे पहला वेट आया था वो हमारे पास क्या था जी, 0.2 न्यूटन। नॉर्मल एक्शन फोर्स के लिए इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया जी 0.8 न्यूटन। अब पैन पे हमने रखा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेते वक्त 0.2 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स डिटरमिन करनी तो W3 यानी कि 0.1 न्यूटन को इसमें हमने ऐड किया तो हमारा क्या निकल आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स निकल आएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.3 न्यूटन। कोएफिशिएंट डिटरमिन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.38, और इसका हमारे पास यूनिट नहीं होता क्योंकि न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, तो इट हैज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। सेकेंड रीडिंग ली 0.6 हमारे पास था ब्लॉक ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक, प्लेस कितना किया हमने उसके ऊपर 0.4 न्यूटन, रिएक्शन आ गया हमारे पास 1। वेट प्लेस्ड इन द पैन में हमने 0.26 न्यूटन का वेट रखा और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास डिटरमिन होकर क्या आ जाएगी, 0.36, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.36 कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट रीडिंग ली तो 0.6 वेट था ब्लॉक का, हमने ऊपर भी 0.6 रखा, नॉर्मल एक्शन फोर्स आ गई 1.2, प्लेस्ड इन द पैन वेट हमारे पास 0.32, फ्रिक्शन फोर्स आ गई 0.42 और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिटरमिन हो गया 0.35। जब एवरेज लिया इन तीनों को हमने क्या किया, सम,
और सम करने के बाद हम लोगों ने इनको सिंपली कर दिया 3 से डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.36। और कंक्लूड भी क्या किया हम लोगों ने, द एवरेज वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.36 और इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये हो गया जी कंप्लीट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग्स का काम। नेक्स्ट आ जाते हैं राइट अप की तरफ। राइट अप में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पेन पेज पे आपने जिस नंबर पे भी एक्सपेरिमेंट लिखा, जो मेरे पास नोटबुक है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 नंबर पे एक्सपेरिमेंट लिखा गया है। उसमें हमने सबसे पहले स्टेटमेंट दी, इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आपने लिखना जी अपरेटस, उसके बाद आपने प्रोसीजर लिख लिया। 2 पेजेस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। आप 1 पेज पे अगर कर सकते हो कंप्लीट तो आप 1 पेज पे भी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का आपके पास पेंसिल पेज, उस पे आपने लिखा जी सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 5, उसकी आपने दी इसकी स्टेटमेंट। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी जो है वो स्पेस बाकी होती है, तो आपको मैं बताती हूँ कि आपने फिगर से पहले जो है वो ऑपरेटर्स भी मेंशन कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा इंप्रेशन दे देता है यहाँ पे। फिर आपने बनानी है इसी तरह प्यारी सी एक फिगर, उसको लेबल करना है, पैन कौन सा, ब्लॉक कौन सा है, टेबल क्या है, वेट है, पुली है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस आ जाती हैं। कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़ी से जो है वो डिफरेंट है आपकी प्रीवियस रीडिंग्स की निस्बत, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो। W3 हमारे पास पैन का वेट है 0.1 न्यूटन। जब हमने सबसे पहले इसको परफॉर्म करते वक्त वेट ऑफ द ब्लॉक लिया हुआ 2000 न्यूटन आया। वेट प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक हमारे पास आया 4000 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन आप उसी तरह से डिटर्मिन करोगे। सारी चीजें इसी तरह से डिटर्मिन होने के बाद हमारे पास ये 3 रीडिंग्स आ जाएंगे, इनको सम करके डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारे पास एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 0.6। और हर इंस्ट्रूमेंट का, हर इंस्टीट्यूट के पास डिफरेंट किस्म के जो होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं, तो रीडिंग इसीलिए जो है वो डिफर कर जाती हैं। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल है ये आज कंप्लीट हो गया। लास्ट पे आप कंक्लूजन लिखोगे और ये आप लोगों का इसी तरह से जो है वो कंप्लीट हो जाता है आपका आज का प्रैक्टिकल। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का सबसे पहला प्रैक्टिकल था, जिसमें हमने क्या इन्वेस्टिगेट किया, रिलेशन को between the force of limiting friction and normal reaction to find the coefficient of sliding friction। सिंपली आप लोगों ने वेट ऐड करते जाना है, जैसे वो स्लाइड होना स्टार्ट कर जाए मेंशन करेंगे और उसी के साथ हमारे पास क्या होते जाएगा, हमारे पास कोएफिशिएंट जो होगा वो डिटरमिन हो जाएगा। किसका कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो यहाँ तक था जी आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद भी आया होगा और इस प्रैक्टिकल से आपकी काफ़ी हेल्प भी हो गई होगी और आप लोगों ने आज इसको कंप्लीट भी कर लेना है और साथ साथ अपनी कॉपीज भी कंप्लीट करनी है। लास्ट में नहीं जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।